ब्रजेश, अब आप जरा बताइए, चूंकि अब ये इस मामले पर अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, पॉलिटिकल रिएक्शन अलग तरीके के आ रहे हैं, लेकिन आप जरा बताइए कि इस पूरे मामले में जब ये खुलासा किया है हिंडनबर्ग ने, तो उसके बाद माधवीपुरी बुच और उनके पति की सफाई क्या है? बिल्कुल, जो सफाई आई है उन्होंने ये कहा है कि आरोप जो है बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है और ये गलत नीयत से लगाए गए आरोप हैं, क्योंकि सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, शो कॉज नोटिस भेजा था और इसी वजह से एक तरह से चरित्र हनन की कोशिश करते हुए हिंडनबर्ग ने इस तरह का रिपोर्ट निकाली है और उन्हें बदनाम करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। माधवीपुरी बुच और उनके पति की तरफ से जो जवाब आया है उसमें ये भी कहा है कि उन्होंने अब तक के सारे अपने जो भी डिस्क्लोज़र थे, जो भी दस्तावेज थे, वो सारे के सारे दस्तावेज दे दिए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी भविष्य में किसी भी अथॉरिटी के सामने वो और भी डिस्क्लोज़र अपने सारे दस्तावेज देने को तैयार हैं और उनकी तरफ से इसमें किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कुछ भी जानकारी साझा करने को लेकर के। तो एक तरफ से ये कहें कि वो बहुत बोल्डली आकर ये बात कह रही हैं कि कहीं कोई उनकी तरफ से समस्या नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं की गई है और अगर आप रिपोर्ट को भी देखें तो कहीं इस तरह का नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन का या कुछ ऐसा इस तरह का नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि वो जो IPE फंड 1 है उसमें उन्होंने निवेश किया है जिसका नाम अडानी ग्रुप में किससे जुड़े जो फंड थे वहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो आपने लास्ट लाइन बोली, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर आरोप किस तरह के लगे हैं हिंडनबर्ग की तरफ से की तरफ से। तो ब्रजेश, आप जरा डिटेल में बताइए कि पूरा मामला है क्या, क्या कहा गया है इसमें? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट फंड है और उस जो कि बरमूडा बेस्ड फंड था और उस फंड ने एक पैसा निवेश किया। मॉरिशस का फंड है IPE फंड 1 और इसी फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति ने भी निवेश किया था। तो ये कहा जा रहा है कि माधवीपुरी बुच ने चूंकि उसी फंड में निवेश किया था और उसी फंड का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के फायदों के लिए किया गया था या जो भी उनके ओवर इनवॉइसिंग से कमाई हुई थी उसका इस्तेमाल करके अडानी ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ये इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके कनेक्शन का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि शायद इसी वजह से सेबी की तरफ से जो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाले फंड थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी जो है धीमी चाल चल रहा है। विदेशों से जानकारी पाना उतना आसान नहीं है। मैं चाहता हूं ब्रजेश इसको जरा आप और डिटेल में बताएं, क्योंकि जांच में देरी के पीछे की एक बड़ी वजह होती है कि आपको वक्त पे वहां से इनपुट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये दिक्कत तो होती है और ये दिक्कत इसलिए होती है कि ज़्यादातर ये जैसा पवन जी ने कहा, ज़्यादातर ये जो फंड बनाए जाते हैं पैसे पार्क करने के लिए, ये ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ जो बाकी दुनिया के साथ किसी भी तरह की अपनी जानकारी साझा नहीं करते हैं। वो अक्सर ये दलील देते हैं कि ये उनकी प्राइवेसी लॉ के अगेंस्ट में है और यही एक उनका सबसे बड़ा क्या कहेंगे कि USP होता है और इसी USP को देखते हुए जिस किसी को भी देश के बाहर या पैसे छुपाने होते हैं देश के बाहर, वो इस तरह के देशों का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़े छोटे छोटे देश होते हैं और इनकी इकॉनमी ही पूरी एक तरह से कहें तो इसी पर चलती है। तो ये सच है कि ऐसे देशों के साथ, और ये किसी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि जुड़ेंगे तो वहाँ उनके नियम लागू होंगे, उनको जानकारी साझा करनी पड़ेगी और यही इनका USP बनता है और इसीलिए इनका चुनाव करते हैं लोग कि ऐसी जगहों पर जा करके एक कंपनी खोल ली जाए और उसके बाद दुनिया में जहाँ मन करे उसके बाद वहाँ पर पैसे जो है लगाए जाएं और पूरी जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे। तो शायद सेबी को भी ये जो लास्ट के आखिरी के 2 मामले हैं उन सेबी को भी शायद इसी तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है और ये बाकायदा लिखा भी गया था एक तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि एक तरह से डेड एंड की जैसी स्थिति में जो है वो पहुंच गए हैं और इसी वजह से उनको वहां से जानकारियां ना मिल पाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है जांच। और अगर जानकारी मिलेगी नहीं तो किस आधार पर आप किसी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, अपने सबूत रखेंगे और कैसे जो है वो केस बिल्डअप होगा, ये चुनौती तो रहती है। ब्रजेश, आप जरा बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो बात कही गई है इस पर अडानी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है, ब्लैकस्टोन की तरफ से भी रिएक्शन है, क्या वो रिएक्शन क्या है, अगर आप बता पाएं तो।
अडानी की तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा कि ये जो भी आरोप हैं सारे के सारे पुराने रिसाइकल्ड आरोप हैं, उनका ही रिपीटिशन है, नई इसमें कोई बात नहीं है। और उन्होंने फिर से ये दोहराया कि ये जो आरोप लगाए हैं ये गलत नीयत के साथ लगाए गए हैं, और एक तरह से वो मामला जब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में के पास जा चुका है और वहाँ भी कुछ बहुत बड़ा नहीं मिला, तो फिर इस तरह का आरोप लगाने का मतलब क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है होल्डिंग का, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। और एक तरह से ये भी उन्होंने कहा कि शायद जो इस तरह की एजेंसियां आरोप लगाती हैं उनको भारतीय कानूनों की कोई इज्जत नहीं है। ये अडानी की तरफ से कहा गया। ब्लैकस्टोन की तरफ से भी जो जवाब आया है उसमें ये कहा गया है कि जो धवलपुरी हैं, माधवीपुरी बुच के पति, उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था, और तब माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की चेयरपर्सन नहीं थी, और उनके पति का जो रोल था केवल एडवाइजरी रोल था, इसके अलावा और कोई रोल नहीं था। और उनको इसलिए नहीं अपॉइंट किया गया था, ब्लैकस्टोन ने एडवाइज़र इसलिए नहीं बनाया था कि वो माधवीपुरी बुच के पति हैं, बल्कि उनका जो अपना यूनिलीवर में उनका जो अपना एक्सपीरियंस था, जो तजुर्बा था, जो उनका नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की, उसके आधार पर बनाया था। और एक बात और बड़ी क्लियरली ब्लैकस्टोन ने कहा है कि रीट की पॉलिसी में इन्फ्लुएंस करने का उनका कहीं कुछ नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही ब्लैकस्टोन का भारत में भी जो भी निवेश है उसमें इस तरह की कोई कनेक्ट जो है नहीं है।